हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेनिमस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम अटलांटिक मेरीडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको शॉर्ट में एमोक भी बोल देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसका मीनिंग जानेंगे कि ये होता क्या है। देन हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे कि ये ऑपरेट कैसे होता है। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस एंड देन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एमोक। इम्पैक्ट ऑफ climate change on AMOC. So without any delay, let's start our discussion. तो ये एमोक है ना, अटलांटिक मेरीडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है ना, इक्वेटर पे जो है ना वार्म वाटर रहता है, इक्वेटोरियल वार्म वाटर, वो पोल की तरफ फ्लो करता है, फ्लोज टूवर्ड्स पोल। और पोल का जो ठंडा पानी है ना, वो इक्वेटर की तरफ आता है। इधर वार्म वाटर, इक्वेटर का वार्म वाटर पोल की तरफ जाता है, और पोल का जो कोल्ड वाटर है वो इक्वेटर की तरफ वापस आता है। इस वजह से ना हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है इधर अटलांटिक वाले रीजन की तरफ। ठीक है, अब इसका मैकेनिज़्म हम समझेंगे। ये जो आपका एमोक जो फ्लो होता है ना, वो फ्लो होता है थर्मोहेलिन सर्कुलेशन की वजह से। मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। मैकेनिज़्म इसमें इम्पोर्टेंट है, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो थर्मोहेलिन है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो थर्मो, रिलेटेड टू थर्मल मतलब हीट, दूसरा है हेलिन, इट इज़ रिलेटेड टू सैलिनिटी, सोल्ट कंटेंट। तो ये जो सर्कुलेशन डेवलप होता है ना, ये हीट और सैलिनिटी के बीच में जो वेरिएशंस होते हैं ना, उसकी वजह से डेवलप होता है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मान लो ये एक क्वेश्चन है, इमेजिन दिस इज अ क्वेश्चन। ये है इक्वेटर वाला रीजन, ये है पोल वाला रीजन। ठीक है, अब इक्वेटर पे आपको पता है कि सन की जो रेज है ना वो डायरेक्ट पड़ती हैं। अब सन की रेज ज़्यादा डायरेक्ट पड़ेंगी तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो है इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, और पानी भी ऊपर उठेगा। ठीक है, इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड का कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। ठीक है, अब बारिश होगी तो यहाँ पे जो इसके अंदर ओशन के अंदर जो सोल्ट कंटेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है यहाँ पे ऐड हो गया। अब ज़्यादा फ्रेश वाटर ऐड हुआ तो सोल्ट कंटेंट जो है कम हो गया। ठीक है, अब आ जाओ पोल की तरफ। अब पोल पे जो है अर्थ सन की जो रेज है ना वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, ओब्लिकली पड़ती हैं। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो इस वजह से ठंड ज़्यादा होने की वजह से ना यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होता, इवेपोरेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो यहाँ पे जो सेल फ्रेश वाटर जो है ना पानी के अंदर ऐड नहीं होगा। अब क्योंकि अब यहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा, और यहाँ पे सोल्ट कंटेंट इस वजह से हाई रहेगा, सोल्ट कंटेंट हाई रहेगा क्योंकि फ्रेश वाटर अलग से ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, अब सोल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ना यहाँ का जो पानी है वो नीचे सिंक कर जाएगा, पानी की डाउन वेलिंग हो जाएगी। क्योंकि इक्वेटर की तरफ जो है ना, देखो मान लो पानी राइज कर रहा था हीट की वजह से, यहाँ पे बारिश हो रही थी, इस वजह से सोल्ट कंटेंट भी कम था, तो यहाँ का जो पानी जो था ना, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ का जो पानी है ना ऊपर उठ चुका है। ठीक है, पोल पे जो है सैलिनिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो पानी जो है ना नीचे सरफेस की तरफ सिंक कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक नेचुरल ग्रेडियंट बन गया, ये रहा, ये ग्रेडियंट बन गया। अब ये जो ग्रेडियंट है ना, इसकी वजह से पानी जो है इक्वेटर की तरफ से पोल की तरफ फ्लो करेगा। अब क्योंकि ये पानी जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है ना, तो ये है वार्म वाटर, दिस इज वार्म वाटर, है ना। अब देखो नीचे इधर देखो, सरफेस लेवल पे देखो। अब सरफेस लेवल पे क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पे जैसे ये इक्वेटर की तरफ से पानी उठा था, ये इक्वेटर की तरफ से यहाँ पे पानी उठा था, तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे हो गया लो प्रेशर।
यहाँ पे पानी जो है नीचे सिंक कर गया था, डाउन वेल कर गया था। यहाँ पानी की डाउन वेलिंग की वजह से नीचे बन गया हाई प्रेशर। अब जो पानी जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको भरने के लिए। ये रहा इधर, ये इधर। अब क्योंकि ये पानी जो है ना वो ये है ठंडा पोल की तरफ, तो ये होगा कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। तो सरफेस लेवल पे जो पानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा था वो जा रहा था ग्रेडियंट की वजह से। अब पोल से इक्वेटर की तरफ जो पानी वापस आ रहा है ना वो किसकी वजह से आ रहा है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसी को पूरा बोलते हैं थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएशन जो है ना हीट और सोल्ट की वजह से हैं। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे इधर मेडागास्कर के जस्ट ऊपर से इधर इक्वेटर निकल के जा रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर पे से देखो, ये इधर जो है वार्म वाटर है, ये जो है ना सरफेस पे है। ये वार्म वाटर सरफेस पे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, रेड वाला ये एरो है ना, रेड वाला। ये सरफेस पे वार्म वाटर इक्वेटर से जा रहा है किधर? पोल की तरफ। और पोल पे जो है ना ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहे हैं एरो, ये जो है ना पोल से इक्वेटर की तरफ, ये बिलो द ओशियन आ रहा है, सरफेस लेवल पे नहीं, बिलो द ओशियन, नीचे ओशियनिक बेड है ना, नीचे नीचे ये पानी वापस आ रहा है इक्वेटर की तरफ। अब क्योंकि फिर इक्वेटर पे जो है वहाँ पे हीट ज़्यादा हो रही है, तो पानी जो है वहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है, वाटर लेवल जो है ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यही जो पानी है ऊपर उठेगा, गर्म होगा, और फिर यही पानी वापस पोल की तरफ जाएगा। देन पोल से फिर वही होगा, ये पानी वापस आएगा। तो एक पूरा सर्कुलेशन पैटर्न डेवलप हो गया अटलांटिक ओशियन की वजह से, इसीलिए इसको बोलते हैं अटलांटिक मेरीडाइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। और ये किस वजह से होता है? ये होता है आपका थर्मोहेलिक सर्कुलेशन, यानी कि हीट और सैलिनिटी के बीच में वेरिएशंस की वजह से पोल का जो ठंडा पानी है वो इक्वेटर की तरफ आता है, बिलो द ओशन। और आपका सरफेस लेवल पे इक्वेटर का जो गर्म पानी है वो जा रहा है पोल की तरफ, और वो जो है आपका जो क्लाइमेट पैटर्न है उस क्लाइमेट को मॉडरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके सिग्निफिकेंस पे चलते हैं थोड़ा डिटेल में। सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस है टेम्परिंग क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब देखो, यहाँ पे इक्वेटर है ना, इक्वेटर से गर्म पानी जा रहा है पोल की तरफ, बीच में यूरोप भी पड़ता है, वेस्टर्न यूरोप। अब ये जो है ना उधर की तरफ चलता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम इधर आपका यूएस की तरफ चलता है, उसके बाद वो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये प्राइमरीली जो है ना वो विंड से ड्रिवन होता है, लेकिन जो इसको जो फैसिलिटेट करता है वो करता है एमोक। अब ये जो है गर्म पानी जो है वहाँ जाएगा, वेस्टर्न वेस्टर्न यूरोप की तरफ। अब गर्म पानी वहाँ जाएगा, ये अपना जो हीट है ना वो एयर के अंदर रिलीज़ करेगा, और वो जब एयर के अंदर हीट को रिलीज़ करेगा ना, तो वहाँ से जब हवा चलेगी तो वो उस वार्मथ को ना यूरोप की तरफ ले जाएगी। इसी वजह से ना ये कनाडा और ये यूरोप है ना ये सेम लेटीट्यूड पे हैं, लेकिन क्या है डिफरेंस क्या है कि कनाडा की तरफ ना ऐसा कोई वो नहीं है, ठंडा ओशन करंट नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं है जो वहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट कर दे। इस वजह से कनाडा की तरफ ना बहुत ज़्यादा विंटर्स हार्श रहती हैं कंपेरेटिवली। यूरोप के अंदर जो है ना और भी ज़्यादा, वैसे तो ठंडा ही क्लाइमेट रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंडा रहता है अगर जो ये यहाँ पे गल्फ इसका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नहीं होता तो, है ना। तो ये सबसे पहला सिग्निफिकेंस हो गया टेम्परिंग क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। सेकंड, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब देखो, ये जो इक्वेटर की तरफ से गर्म पानी है ना ये पोल की तरफ जा रहा है। जैसे ही पोल की तरफ ये गर्म पानी पहुंचेगा ना, तो ये नीचे जो है ठंड की वजह से नीचे सिंक कर जाएगा, हाई सैलिनिटी और विंटर, ठंड की वजह से ये पानी जो है डेंस होके नीचे सिंक कर जाएगा। इसके अंदर जो है ना कार्बन आपका ट्रैप्ड रहती है, तो ये जो ट्रैप्ड कार्बन है ना उसको भी अपने साथ नीचे ना पानी के अंदर सिंक कर देगा। और ये ओशन का जो लेवल है ना, ओशन लेवल पे ये जो कार्बन है बहुत लंबे टाइम तक ट्रैप्ड रहता है। इस वजह से आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ये जो आपका
क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसको भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, तो इट एक्ट्स एज अ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है हमारा, इट सपोर्ट्स मरीन इकोसिस्टम। अब देखो, ये जो थर्मोहेलिन सर्कुलेशन है ना, एमोक, इसमें जो है ठंडा पानी पोल से इधर की तरफ आता है, इक्वेटर की तरफ, और इक्वेटर से गर्म पानी जाता है पोल की तरफ। इसमें बीच में क्या होता है ना, एक होता है गल्फ स्ट्रीम, वो होता है गर्म। दूसरा होता है लेब्राडोर करंट, वो होता है ठंडा। अब ये दोनों जो करंट है ना, आपस में न्यू फाउंडलैंड के ऊपर आके मिलते हैं। एक जगह है न्यू फाउंडलैंड, उसके पास आके मिलते हैं ये। अब जो ये जो है ना, इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की जो है ना इंटरमिक्सिंग होती है, क्योंकि ये दो कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर के ओशन करंट्स हैं, इस वजह से इंटरमिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी। इस वजह से वहाँ पे जो है फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होगी। फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ होगी तो वहाँ पे वहाँ फिशेस बहुत ज़्यादा, फिशेस की ग्रोथ होगी, फिशेस आएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब जो छोटी फिश होगी उनके ऊपर जो डिपेंड रहती हैं वो बड़ी फिश रहती हैं, जैसे वेल हो गया, शार्क्स हो गए। तो इसी तरीके से ना पूरा जो मरीन इकोसिस्टम है ना, उसको सपोर्ट करता है ये एमोक। ठीक है। अब मान लो वहाँ पे फिशेस ज़्यादा हैं, फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ हो रही है, फिशेस ज़्यादा हैं, तो उस जगह ना इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा होंगी, फिशरीज ज़्यादा होंगी। क्योंकि वहाँ पे फिशेस के ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे फिशरीज ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे इकोनॉमिकली भी ये बेनिफिट होगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, क्लाइमेट मॉडरेशन। क्लाइमेट मॉडरेशन, हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो हमने मोर स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन अगर जो आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है ना, उसको मॉडरेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ से इक्वेटर से वार्म वाटर जा रहा है पोल की तरफ, पोल से जो ठंडा पानी आ रहा है इक्वेटर की तरफ। तो उधर की जहाँ पे पोलर रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, उधर अगर जो जहाँ वहाँ पे एक्सेसिव ठंडी होती, अगर जो वहाँ पे ये जो अमोक की वजह से वार्म वाटर है ना वो एब्सेंट होता, तो सिमिलरली क्योंकि पोल की तरफ से ठंडा पानी आ रहा है इधर इक्वेटर की तरफ, तो बीच में जो कंट्रीज़ पड़ती हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श समर्स होते, बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर होता अगर जो एमोक ना होता तो। ठीक है। तो फिर ये इसी तरीके से क्लाइमेट मॉडरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एमोक, सॉरी, ऑन एमोक। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना हमारी जो अर्थ है ना अभी वार्मिंग फेस में है, यहाँ की ग्लोबल हीट जो है ना बढ़ रही है। अब हमने ऊपर देखा था ना, ये यहाँ पे, कि पोल की तरफ जो आपका जो है वाटर जो है ना नीचे सिंक कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि अलग से कोई फ्रेश वाटर ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी जो है वो वैसे भी आइसबर्ग की फॉर्म में और आपका बर्फ़ की फॉर्म में ना फ्रीजिड है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि अर्थ जो है ना अपने हीटिंग फेज में है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस वजह से हीट बढ़ेगी ना, तो यहाँ के जो ग्लेशियर्स हुए या फिर आपका जो स्नो है वो पिघलने लग जाएगी। अब वो अगर जो यहाँ पे स्नो आइस जो है वो पिघलेगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या होगी, यहाँ पे फ्रेश वाटर जो है ना पोलर रीजन में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर जो फ्रेश वाटर ऐड हुआ तो यहाँ पे सोल्ट का कंटेंट जो है ना, सैलिनिटी, वो कम हो जाएगी। तो सैलिनिटी जो नापी जाती है ना, वो नापी जाती है पीपीटी से, पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्ट कंटेंट सैलिनिटी जो है ना वो कम हो जाएगी, तो पानी जो है नीचे सिंक नहीं करेगा, तो ये जो ग्रेडियंट था ना इक्वेटर से पोल की तरफ, ये जो है कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि जब पानी सिंक ही नहीं करेगा, जब सेम लेवल पे रहेगा पानी, तो कहाँ से फिर आपका इक्वेटर से पोल की तरफ ग्रेडियंट की वजह से कहाँ से सर्कुलेट होगा पानी, तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ना पूरा कोलैप्स कर जाएगा, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है। अब इसका देखते हैं कि इसका स्लो डाउन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है ना, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है एमओक के ऊपर, तो उसमें आईपीसीसी की रिपोर्ट में बताया गया है ये जो एमओक जो है ना स्लो कर रहा है, लेकिन फास्ट रेट, क्विक क्विक स्लो डाउन नहीं है।
यानी कि ये ग्रेजुअली स्लो हो रहा है। ये जो एमोक जो हो रहा है ना, ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्लो हो रहा है, लेकिन इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाले हैं एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से। ठीक है, इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ना मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। अब देखो यहाँ पे देखने वाली गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस जानी थी ना, अब मान लो यहाँ पे जो है एमोक जो है स्लो डाउन हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो ये जो जितने भी हमने 4-5 पॉइंट ऊपर देखे थे ना, वो सारे पॉइंट्स को उल्टे कर दो। यानी कि अगर जो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, टेम्परिंग क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का जो क्लाइमेट है उसको जो है ये टेम्पर कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब क्योंकि अर्थ जो है हीटिंग फेज में है, एमोक जो है स्लो डाउन हो गया, कोलैप्स कर गया, तो ये जो वेस्टर्न यूरोप है ना, यहाँ पे और भी ज़्यादा हार्श विंटर होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है गल्फ स्ट्रीम और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो ठंडा वो गर्म पानी नहीं ला पाएगा, इस वजह से यहाँ पे हीट रिलीज़ नहीं होगी एयर में, तो वहाँ पे जो है और ज़्यादा हार्श होगा क्लाइमेट। ठीक है, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो फिर ये लो की जगह यहाँ पे हार्श भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होगा तो हार्श हो जाएगा, रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी भाई, इतनी ठंडी में कैसे रह पाओगे। दूसरा पॉइंट होगा कि ऊपर लिखा हुआ है हमने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। अब क्योंकि अब पानी जो है वो सिंक नहीं कर रहा वहाँ पे पोलर रीजन की तरफ, तो फिर कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है ना और भी ज़्यादा अर्थ का जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एमोक की वजह से जो है टेम्परेचर बढ़ा, और उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एमोक फर्दर स्लो डाउन हुआ, देन फिर एमोक की वजह, फिर उसके एमोक के स्लो डाउन होने की वजह से फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे करके ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप सिस्टम में फंस जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, और साथ में मैं यहाँ पे एक वो लिख देता हूँ कीवर्ड पॉजिटिव फीडबैक लूप, इसको आंसर में यूज़ किया जा सकता है, अच्छा लगेगा आंसर, पॉजिटिव फीडबैक लूप सिस्टम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, पहले सपोर्ट्स मेरीन इकोसिस्टम। अब मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि अब दो कंट्रास्टिंग टेम्परेचर के जो वो थे ना ओशन करंट्स आपस में मिल रहे थे एमोक की वजह से, अब वो क्या होगा, एमोक कोलैप्स करेगा तो वो भी नहीं मिलेंगे, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, नो मरीन इकोसिस्टम, कोलैप्स इन मरीन इकोसिस्टम। इसका फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फिशरीज लगी हुई थी, फिशिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, तो हम यहाँ पे क्या होगा, कोलैप्स ऑफ फिशरीज। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, फूड सिक्योरिटी पे भी पड़ेगा, प्लस एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ेगा, उसके अलावा और किस चीज़ पे पड़ेगा, इकोनॉमी पे पड़ेगा, इकोनॉमी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा था क्लाइमेट मॉडरेशन। अब एमओ के जब एब्सेंट है तो नो क्लाइमेट मॉडरेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर जो एमओ की वजह से पहले क्या था कि हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा ना, इक्वेटोरियल वाले रीजन में या इंडियन ओशन वाले रीजन में, उधर की साइड ना क्या होगा कि हीट जो है एक्सेसिव हो जाएगी, ज़्यादा हीट होगी ना, तो वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा वहाँ पे स्टॉर्म एक्टिविटी होगी, स्टॉर्म एक्टिविटी, सर्ज इन स्टॉर्म एक्टिविटी प्लस साइक्लोन फॉर्मेशन, फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आएंगे। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि सिग्निफिकेंस लिखा ना हमने, तो उसी का ही अगर जो ये चीज़ें, अगर जो एमोक एब्सेंट है तो उसे सिग्निफिकेंस को ही उल्टा करके हम लिख देंगे ये, कि उसका जो क्लाइमेट उसकी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने एमोक का मीनिंग देख लिया, उसका मैकेनिज़्म भी देख लिया, उसके बाद हमने उसका सिग्निफिकेंस भी देख लिया, एंड एट द एंड हमने इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एमोक ये भी हमने देख लिया। ठीक है, हालांकि इसके अंदर ये जो मैंने लिखे हैं ना पॉइंट, इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं,
एक दो अप्रोच होती हैं, एक तो पेस्टल अप्रोच और दूसरी अप्रोच होती है स्टेक होल्डर्स अप्रोच। इसकी वजह से ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, ये दो अप्रोचेज हैं, इससे ना हम मैक्सिमम जो है अपने पॉइंट्स जो है जनरेट कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में ना मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। आई होप कि आज आपको ना ये अमोक का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ये वीडियो जो राहुल जी क्या हो गई है ये वीडियो आज की हमारी खत्म।